मुंबई में एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने एक बार फिर भड़काऊ बयान दिया है। उन्होंने अपने समर्थकों के बीच कहा कि अगर सड़कों पर गैर मराठियों के नए ऑटो देखें तो उसे आग के हवाले कर दें। मौका पार्टी के 10वें स्थापना दिवस का था। महाराष्ट्र सरकार की नई ऑटो नीति के खिलाफ बोलते हुए राज ठाकरे ने आरोप लगाया कि 70,000 नए ऑटो के परमिट जारी होने हैं, जिनमें से 72% परमिट गैर मराठियों को दिए गए हैं। पुलिस उनके बयान की जांच कर रही है। नवीन परवाने मिळालेल्या रिक्षा, नवीन नंबर प्लेट असलेल्या रिक्षा या जर रस्त्यावरती आल्या, गिराईकांना बाहेर काढायचं, ड्रायव्हरला बाहेर काढायचं आणि जाळायच्या। महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री रंजीत पाटिल और उनका परिवार विवादों में है। आरोप है कि रंजीत पाटिल का परिवार एक ट्रस्ट के जरिए अकोला में सरकारी जमीन पर प्राइवेट स्कूल चलाता है। मिले कागजातों के मुताबिक पाटिल समेत 8 परिवार वाले उस ट्रस्ट के सदस्य हैं। वहीं गृह राज्य मंत्री ने आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। दूसरी ओर मामले के शिकायतकर्ता के मुताबिक अकोला के कलेक्टर से कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन कोई जांच नहीं की गई। ऐसे में अब वो बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच में जाने की तैयारी में हैं। समाजसेवी अन्ना हजारे से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने माफी मांगी है कि माफी उस चिट्ठी को लेकर है जिसमें अन्ना ने लिखा था कि उनकी सुरक्षा में लगे पुलिस वाले हमेशा मोबाइल में लगे रहते हैं। इसकी शिकायत पर मुख्यमंत्री ने अन्ना को चिट्ठी लिखी और माना कि पुलिसकर्मियों से गलती हुई है, उसके लिए माफी मांगता हूं। फडणवीस ने आगे से सुरक्षा का पूरा ध्यान रखने का वादा भी दोहराया है। कुछ दिन पहले ही राज्य सरकार ने लगातार मिल रही धमकियों के बाद अन्ना की सुरक्षा बढ़ाई थी। सीबीआई के लुकआउट नोटिस के बाद भी 17 बैंकों को चूना लगाकर उद्योगपति विजय माल्या विदेश भाग गए। केंद्र सरकार ने ये जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दी है। 17 बैंकों के कंसोर्टियम ने माल्या को विदेश जाने से रोकने की सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने माल्या को नोटिस जारी किया है और बैंकों की याचिका पर जवाब मांगा है। अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने भरोसा जाहिर किया है कि माल्या वापस लौटेंगे और बैंकों के साथ विवाद को सुलझाएंगे। विजय माल्या के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट ने एक याचिका दी है। उसमें कहा गया है कि किंगफिशर ने 2011 से 2014 के बीच करीब 100 करोड़ का सर्विस टैक्स जमा नहीं किया है। सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट ने अदालत से गुहार लगाई है कि माल्या की जमानत जब्त की जानी चाहिए। हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई शुक्रवार को होगी। 5 करोड़ के जुर्माने के साथ श्री श्री रविशंकर के कार्यक्रम को एनजीटी ने हरी झंडी दिखा दी है। यानी यमुना के किनारे 3 दिनों तक चलने वाला महाआयोजन शुक्रवार से शुरू हो जाएगा। आर्ट ऑफ लिविंग की 35वीं सालगिरह पर आयोजित कार्यक्रम में 155 देशों के करीब 35 लाख लोग शिरकत करने वाले हैं। करीब 35,000 कलाकार इस कार्यक्रम में परफॉर्म करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समारोह का उद्घाटन करेंगे। इसमें कई सार्क देशों के प्रमुख, कई दूसरे देशों के प्रमुख और सांसद भी शिरकत करेंगे। लिहाजा सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। दिल्ली पुलिस और केंद्रीय बलों से जुड़े करीब 10,000 जवान तैनात किए जा रहे हैं। स्वात, एनएसजी, स्पेशल सेल, डॉग स्क्वाड और बम स्क्वाड को भी अलर्ट किया गया है। जेएनयू देशद्रोह के मामले में आरोपी कन्हैया कुमार ने ऐलान किया है कि छात्र संगठन 11 मार्च को जेएनयू और 15 मार्च को संसद का घेराव करेंगे। कन्हैया ने कल घोषणा की कि उसके 2 साथी उमर और अनिर्बन अभी भी जेल में हैं। ये प्रदर्शन उन्हीं के लिए होगा। जेएनयू के छात्रों ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। इसमें देश भर से छात्रों को बुलाने की योजना है। लोकसभा में आज इशरत जहां एनकाउंटर का मामला उठेगा। 2004 में हुए एनकाउंटर पर गृहमंत्री राजनाथ सिंह लोकसभा में बयान देंगे। बीजेपी के सांसद सत्यपाल सिंह, अनुराग ठाकुर, किरीट सोमैया, निशिकांत दुबे और बीजेडी की ओर से कलिकेश नारायण सिंह देव ने इस मुद्दे पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच कल करीब 30 मिनट तक बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह की नई टीम को लेकर पीएम से उनकी चर्चा हुई। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद ये मुलाकात हुई। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल और असम विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। कल पार्टी ने असम के लिए 88 और पश्चिम बंगाल के लिए 52 नामों का ऐलान किया। असम में मुख्यमंत्री पद के दावेदार सर्बानंद सोनोवाल माजुली सीट से उम्मीदवार बनाए गए हैं। वहीं पश्चिम बंगाल के चुनावी समर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परपोते चंद्र बोस ममता बनर्जी के खिलाफ भवानीपुरा से चुनाव मैदान में उतरेंगे। कुछ दिन पहले ही वो बीजेपी में शामिल हुए थे। ममता के खिलाफ बीजेपी उम्मीदवार बनाए जाने पर चंद्र बोस ने कहा है कि ये ममता के खिलाफ व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, बल्कि राज्य के विकास के लिए है।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मालदा से अपने चुनावी अभियान का आगाज कर दिया। एक रैली के दौरान ममता ने लोगों से कांग्रेस और सीपीएम को सबक सिखाने की अपील की। दोनों पार्टियों को ममता ने अपवित्र गठजोड़ करार दिया। बिहार में अवैध शराब बनाने वालों के लिए फांसी की सजा होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल कहा कि सरकार इसी सत्र में इस प्रावधान के साथ बिल लाएगी। आपको बता दें कि 1 अप्रैल से बिहार में देसी शराब पर पूरी तरह से पाबंदी लगनी है। पटना में फिर अपराधियों का बोलबाला दिखा है। बीती रात अपराधियों ने कदमकुआं थाना इलाके में मगध अस्पताल के डायरेक्टर के बेटे डॉक्टर गौरव खेमका पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। फायरिंग में डॉक्टर गौरव खेमका बाल बच गए। बड़ी सूझबूझ से उन्होंने गाड़ी भगा दी, जिससे गोली कार के पिछले हिस्से में लगी। घटना के वक्त खेमका घर जा रहे थे। आसपास के लोगों की भीड़ को देखकर बदमाश भाग खड़े हुए। पुलिस अब मामले की छानबीन में जुटी है। हमले के पीछे बदमाशों का क्या मकसद था, ये अभी साफ नहीं हो पाया है। पीलीभीत में महिला इंश्योरेंस एजेंट ने एक वकील की सरेआम पिटाई कर दी। आरोप है कि वकील लंबे समय से उसे परेशान कर रहा था और बुधवार को भी वो महिला का पीछा कर रहा था। तभी महिला ने आरोपी की धुनाई शुरू कर दी। महिला ने वकील की चप्पलों से पिटाई की। रांची में सीएम आवास का घेराव करने जा रहे मनरेगा कर्मियों पर पुलिस ने कल जमकर लाठियां भांजी। मनरेगा के कर्मचारी स्थायी नियुक्ति की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। हालात बेकाबू होते देख पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस की गोले छोड़े। इसमें 3 कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए। 15 कर्मचारियों को सिर, पैर और हाथ पर चोटें आई हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों ने लश्कर ए तैयबा के 2 आतंकवादियों को मार गिराया, जबकि कई आतंकी भाग गए। ये ऑपरेशन अवंतीपुरा में कई घंटों तक चला। सूत्रों के मुताबिक 12 आतंकियों के छिपे होने की खबर थी, जो बैठक करने वाले थे। एनकाउंटर में मारे गए एक आतंकवादी की पिछले साल हुए उधमपुर हमले में तलाश थी और एनआईए ने उसके सिर पर 5 लाख रुपए का इनाम भी रखा था। आर्म्स एक्ट के मामले में अभिनेता सलमान खान आज जोधपुर की अदालत में पेश होंगे। चार्टर्ड विमान से सलमान मुंबई से जोधपुर पहुंचेंगे और अपना बयान दर्ज कराएंगे। इस मामले में सभी गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं। अदालत उन्हीं गवाहों के बयान के संदर्भ में सलमान खान से सवाल जवाब करेगी। महाराष्ट्र के गोंदिया में 280 फीट गहरे बोरवेल में गिरे बच्चे की मौत हो गई है। 4 साल का बच्चा कल शाम 4:30 बजे बोरवेल में गिरा था। तब से उसे बचाने का प्रयास चल रहा था, लेकिन सुबह होते ही बच्चे की मौत की खबर आई। यूपी के अमरोहा में नेशनल हाईवे 24 पर घोड़े दौड़ते रहे। कानून को ताक पर रखकर घोड़ों के पीछे कारों की भी रेस हुई और सटोरिये करोड़ों की सट्टेबाजी खेलते रहे। तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। पुलिस की नाक के नीचे ये सब कुछ होता रहा, लेकिन अधिकारी अनजान बने रहे। विवाद के तूल पकड़ने के बाद अब पुलिस कार्रवाई की बात कर रही है। पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना में देसी बम धमाके में 3 लोग जख्मी हो गए। तीनों पीड़ित फिल्म देखने वीडियो हॉल जा रहे थे, तभी ये धमाका हो गया। हालांकि अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि बम कहां से आया था या किसने रखा। पुलिस जांच कर रही है। पटना के कंकड़बाग में एक सिपाही ने जहर खाकर जान देने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि 8 महीने से वेतन नहीं मिलने की वजह से छोटू सिंह ने सुसाइड करना चाहा। फिलहाल उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। उसे अधिकारियों ने ड्यूटी में अनियमितता बरतने की वजह से सस्पेंड कर लाइन हाजिर कर दिया था। इस वजह से उसे 8 महीने से वेतन नहीं मिल रहा था। ग्वालियर चंबल में ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों से मिलने पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। सोमवार की शाम हुई ओलावृष्टि में करीब 100 से ज्यादा गांवों में फसल पूरी तरह से तबाह हो गई थी। उन्हीं प्रभावित किसानों से मुख्यमंत्री ने मुलाकात की और बर्बादी का जायजा भी लिया। सीएम ने लगे हाथ बर्बाद हुई फसल के लिए प्रति हेक्टेयर 15,000 रुपए और किसानों की बेटी की शादी के लिए 25-25 हजार की आर्थिक मदद का ऐलान किया। किसानों की कर्ज वसूली को भी सीएम ने फिलहाल स्थगित करने का आदेश दिया है। महज एक दिन में एक मजदूर करोड़पति बन गया। पश्चिम बंगाल का रहने वाला मोहिजुल रहमान शेख नौकरी की तलाश में केरल के कोझिकोड गया। वहां पहुंचने के एक दिन बाद मोहिजुल ने राज्य सरकार की करुणा लॉटरी में किस्मत आजमाई। दूसरे दिन अखबार में उसका नाम विजेता के रूप में छपा। लॉटरी टिकट छीने जाने के डर से उसने पुलिस से सुरक्षा भी मांगी और अपना बैंक अकाउंट खुलवाया। बैंक में लॉटरी का टिकट जमा कर वापस अपने शहर लौट गया।
पूर्वी दिल्ली के मधु विहार इलाके में एक बच्ची के साथ हैवानियत हुई। आरोप मंदिर के पुजारी पर है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि बच्ची मंदिर गई थी, तभी पुजारी ने इस वारदात को अंजाम दिया। उससे बचकर लौटी मासूम ने अपने घर वालों को सारी बात बताई। घर वालों ने फौरन पुलिस को खबर की। शिकायत मिलते ही पुलिस वाले एक्शन में आए और आरोपी पुजारी को धर दबोचा। उस पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पश्चिमी दिल्ली के मायापुरी में बुधवार की रात एक स्क्रैप व्यवसायी से पिस्टल की नोक पर 5.5 लाख रुपए लूट लिए गए। व्यापारी के विरोध करने पर बदमाशों ने गोली भी चलाई, लेकिन गनीमत रही कि गोली व्यापारी को नहीं लगी। ये वारदात थाने से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर हुई। 3 दिन पहले मोती नगर इलाके में भी पिस्तौल दिखाकर करीब 10 लाख की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। राजधानी में एक बैंक मैनेजर ने अपनी गर्लफ्रेंड की बीच सड़क हत्या कर दी। दोनों एक ही बैंक में काम करते थे। आरोपी की लड़की के साथ कई साल से दोस्ती थी, लेकिन अपने शादीशुदा होने की बात उसने लड़की से छिपाई थी। इसकी जानकारी मिलते ही लड़की मैनेजर के घर पहुंच गई। तब आरोपी उसे समझाने के बहाने कार से कंझावला ले गया और वहीं पर लड़की का सिर पटक पटक कर उसकी हत्या कर दी। पूरी वारदात के गवाह 2 लड़कों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। इसी के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने दिल्ली और एनसीआर के खूंखार बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इन पर हत्या से लेकर तमाम तरह के संगीन मामले दर्ज हैं। ये बदमाश काफी वक्त से फरार चल रहे थे। पिछले 10 दिनों में दिल्ली पुलिस ने 21 कुख्यात बदमाशों के साथ 46 लुटेरों और बदमाशों को भी गिरफ्तार किया है। दिल्ली से सटे गुड़गांव में टाइम पास के लिए हत्याएं करने वाले एक शातिर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी संदीप की कई दिनों से पुलिस को तलाश थी। पुलिस के मुताबिक वो अपने टाइम पास के लिए मर्डर करता था। हत्या के बाद मौके से फरार हो जाता था। संदीप 2015-16 में 2 हत्याएं कर चुका है और लूट की कई वारदातों को भी अंजाम दे चुका है। पुलिस उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। गन्ने के खेत में मुस्तैद पुलिस वाले और ग्रामीणों की भीड़ 2 बदमाशों की तलाश में जुटी है। खेत की घेराबंदी कर उनकी खोज की जा रही है। पुलिस ने उन्हें खोजने में ड्रोन की मदद ली। तस्वीरें मुजफ्फरनगर की हैं, जहां 10 लाख की रंगदारी नहीं देने पर बदमाशों ने एक सर्राफा व्यापारी को गोली मार दी। कल 2 बदमाश बाइक से ज्वेलर की दुकान पर पहुंचे और गोली चला दी। घटना के बाद अफरा तफरी मच गई। तब भीड़ को देखकर बदमाश भाग निकले और गन्ने के खेत में जा छिपे। लखनऊ में एक शख्स ने अपने बड़े भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस का दावा है कि दोनों भाइयों के बीच स्कॉर्पियो गाड़ी को लेकर विवाद था। घटना वाली रात भी दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। उसी के बाद छोटे भाई ने बड़े भाई को गोली मार दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उससे वारदात में इस्तेमाल राइफल भी बरामद कर ली है। हरदोई में 12 साल के बच्चे की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप गांव के ही एक शख्स पर है, जो बच्चों पर बुरी नजर रखता था। घरवालों के मुताबिक आरोपी ने पहले पत्थर से हमला कर उसकी हत्या की और फिर शव को तेजाब डालकर जला दिया। बच्चे के साथ दुष्कर्म की बात भी सामने आ रही है। पुलिस तमाम पहलुओं की जांच कर रही है। फिलहाल कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। यूपी के हरदोई में एक शख्स ने अपनी पत्नी की मामूली सी बात पर लाठियों से पीटकर हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी पति फरार हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने बेटे की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन कातिल पुलिस की पकड़ से बाहर है। पटना में हुए एलजेपी नेता ब्रजनाथी सिंह की हत्या के मुख्य आरोपी समेत 6 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनमें से 3 शूटर हैं, जिन्होंने ब्रजनाथी सिंह की हत्या की। पुलिस की माने तो आने वाले पंचायत चुनाव की वजह से यह हत्या की गई। लुधियाना पुलिस ने पुलिस अधिकारी बनकर लोगों को ठगने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। गाड़ी पर पीली बत्ती लगाकर और हथियार लेकर चलने वाले ये आरोपी पहले एक महिला को किसी अमीर के पास नौकरी के लिए भेजते थे। फिर वो महिला शारीरिक शोषण का झूठा आरोप लगाती थी और फिर ब्लैकमेलिंग का खेल शुरू हो जाता था। एक पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने 3 लोगों को कार और हथियार के साथ धर दबोचा। महिला समेत 4 और आरोपियों की तलाश जारी है। 19 मार्च को भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले T20 मुकाबले के लिए वेन्यू धर्मशाला से कोलकाता बदल जरूर दिया गया है, लेकिन पाक टीम को लेकर सस्पेंस बरकरार है। इस मामले में पाकिस्तान की नई पैंतरेबाजी सामने आई है। पीसीबी चीफ शहरयार खान ने कहा है कि भारत सरकार से भरोसा मिले बगैर टीम नहीं भेजेंगे। वहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज भारतीय समय के मुताबिक सुबह 11:30 बजे बैठक बुलाई है। इसमें पाक टीम और मैनेजमेंट के अधिकारी शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक पीसीबी वर्तमान हालात की पूरी जानकारी देगा। कल आईसीसी ने ऐलान कर दिया कि 19 मार्च को कोलकाता में भारत और पाकिस्तान का वर्ल्ड T20 मैच खेला जाएगा।
इस फैसले का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने स्वागत किया है। वहीं हिमाचल के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा है कि उनकी सरकार ने कभी वेन्यू बदलने की मांग नहीं की थी। बीसीसीआई सचिव अनुराग ठाकुर ने इस मुद्दे को लेकर वीरभद्र सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के लिए परिवार पहले है, देश बाद में। पाकिस्तान के साथ मैच खेले जाने का शिवसेना ने फिर विरोध किया है। पार्टी नेता संजय राउत ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में भी शहीद हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इसे समझना चाहिए। और अब अगली खबर का रुख करेंगे। बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी के मुरीद अनुपम खेर पर करारा वार किया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अनुपम खेर रियल लाइफ में विलन है। Welcome, Ritesh. You've got a rock star welcome here.